आज हम रियल टाइम सिस्टम के यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है BOE 061। इसके पहले के 2 यूनिट की वीडियो आ चुके हैं। लिंक उसका मैं लगा दूंगा नोट्स का, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। पहले दूसरे वीडियो में नोट्स नहीं दे पाया था मैं। और ये यूनिट बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिसोर्स कंटेनेशन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे रिसोर्स एसेस कंट्रोल RAC के बारे में, नॉन प्रिवेंटिव क्रिटिकल सेक्शंस के बारे में, बेसिक प्रियोरिटी इनहेरिटेंस एंड प्रियोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। ये फर्स्ट पार्ट है बेसिकली इस चैप्टर का। और सेकेंड पार्ट में हम स्टैक बेस्ड प्रियोरिटी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सीलिंग प्रोटोकॉल, यूज ऑफ प्रियोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल इन डायनेमिक प्रियोरिटी सिस्टम्स, और उसके बाद हम प्रीएम्पशन सीलिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे, एसेस कंट्रोल इन मल्टीपल मॉड्यूल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू डाटा ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में देखेंगे। और इस यूनिट में इस सिलेबस के रिगार्डिंग और AKTU के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। उसके फ्लो चार्ट और जिसमें जो डायग्राम्स की नीड है उसके रिगार्डिंग। इसका कंटेंट ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। इसके पहले इसका जो सब्जेक्ट कोड था वो के सीरीज में चलता था। अभी 2 साल पहले ही इसका 20 सीरीज में आया है। तो उतना ज़्यादा आइडिया इसमें है नहीं कि सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तब भी मेरे हिसाब से जो भी की पॉइंट्स या फिर जो भी फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं वो सब मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग आखिर होता क्या है। रिसोर्स शेयरिंग इन रियल टाइम सिस्टम्स मीन्स मल्टीपल टास्क यूज कॉमन सिस्टम रिसोर्सेज। रिसोर्स शेयरिंग रियल टाइम सिस्टम में ये मतलब है कि जो मल्टीपल टास्क हैं वो एक ही सिस्टम रिसोर्स का यूज करें। अलग अलग टास्क, कोई टास्क मान लीजिए X काम कर रहा है, कोई टास्क Y वर्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उसके सिस्टम का रिसोर्स है वो एक ही हो, सिंगल ही हो। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस, फाइल्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज में जैसे कि CPU आ सकते हैं, मेमोरी, IO डिवाइसेस, फाइल्स और नेटवर्क रिसोर्सेज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर, रिसोर्स शेयरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स अवेलेबल है टास्क को पूरा करने के लिए, वो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। इंश्योरिंग ईच टास्क गेट्स द रिक्वायर्ड रिसोर्स एट राइट टाइम। जो भी टास्क को जो भी रिसोर्स की जरूरत है वो सही समय पे उस रिसोर्स को पाए। अलाउइंग ऑल टास्क्स टू एग्जीक्यूट करेक्टली एंड मीट देयर टाइमिंग कॉन्स्टेंट। जितना टाइम कांस्टेंट एक टास्क को मिला है कि आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड में अपना टास्क पूरा करना है, वो रिसोर्स का यूज करके वो अपने टाइम कांस्टेंट को मीट करके टास्क को पूरा करके दे। इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्स कंटेनेशन। अब इफेक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं रिसोर्स कंटेनेशन के। रिसोर्स कंटेनेशन अकर्स व्हेन 2 और मोर टास्क कंप्लीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्स एट सेम टाइम। रिसोर्स कंटेनेशन तब अकर होता है जब 2 या 2 से ज्यादा टास्क कंप्लीट करें सेम लिमिटेड रिसोर्स पे और सेम टाइम में। किसी टास्क को सेम लिमिटेड रिसोर्स में कंप्लीट करें और सेम टाइम में काम करें तो उसको हम रिसोर्स कंटिन्यूएशन कहते हैं। कॉमनली कंसिस्टेड रिसोर्सेज आर CPU टाइम। इसमें आता है सबसे पहले CPU टाइम आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, डिस्क और फाइल एक्सेस आ जाता है, नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क का बैंडविड्थ आ जाता है। अब उसके बाद है इफेक्ट ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यूएशन इंक्लूड्स। ये क्या क्या अपने अंदर कंटिन्यूएशन इंक्लूड करता है कि कोई रिसोर्स है वो सेम टाइम और सेम जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको यूज करके कंप्लीट हुआ है। टास्क में बी फोर्स टू वेट फॉर द रिसोर्सेज। इसमें टास्क को फोर्सली वेट करना पड़ता है, जिस वजह से इनका टाइम कॉन्स्टेंट, डेडलाइन वगैरह मीट नहीं हो पाता है। डेडलाइन अगर उसका मीट नहीं हो पाएगा तो वो बेसिकली एकदम फेल ही माना जाएगा सिस्टम के लिए भी और जो भी हमें टास्क पूरा कराना है उसके लिए भी। एग्जीक्यूशन डिले इंक्रीजेस। एग्जीक्यूशन वही मैं बता रहा हूँ कि उसका डिले इंक्रीज हो जाएगा, यानी उसका अगर डेडलाइन 5 मिली सेकेंड्स है तो वो बढ़ के 10 15 कितनी चली जाए वो आपको भी नहीं पता, क्योंकि वो जो भी उसको रिसोर्स चाहिए उस रिसोर्स के लिए यहाँ पे उसको वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड, सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होगी। इन एक्सट्रीम केसेस डेडलॉक और सिस्टम इनस्टेबिलिटी में अकर्स, इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, कंसीडर ए प्रोग्राम दैट नीड्स टू रीड एंड राइट अ शेयर्ड फाइल ऑन ए डिस्क। एक प्रोग्राम को आप कंसीडर करिए जो रीड और राइट करना चाहता है एक डिस्क पे फाइल में। if multiple instances of this program run simultaneously, अगर इसके multiple instances साथ में रन करें, all instances में try to access the file at the same time। अब अलग अलग बहुत सारे इंस्टेंस इसके रन कर रहे हैं बैक में, तो उस फाइल को वो सेम समय पे एक्सेस करना की कोशिश करेंगे।
दिस लीड्स टू द रिसोर्स कंटिन्यूएशन, और ये रिसोर्स कंटिन्यूएशन को लीड करेगा कि लिमिटेड रिसोर्स रहने के बावजूद सेम टाइम में कई सारे टास्क हमारे परफॉर्म हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट, अब इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, फाइल एक्सेस में भी डिलेड, फाइल सारे टास्क को एक ही समय पे नहीं मिल पाएगी, वो लोग अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पाएंगे। विदाउट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन डाटा करप्शन कहना कर, डाटा का करप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स एसेस कंट्रोल, आरएसी। RAC is a mechanism used in real-time system to manage and control access to critical resources such as CPU, memory, IO devices. RAC रियल टाइम सिस्टम में एक मैनेज करने के लिए यूज होता है। मैनेज करने के लिए कि जो रिसोर्सेस लिमिटेड हैं उनके एसेस को कौन से टास्क कब एसेस करेगा कब नहीं। रियल टाइम सिस्टम हैव स्ट्रिक्ट टाइमिंग कांस्टेंट, सो अनकंट्रोल्ड एसेस टू रिसोर्सेज कैन कॉज। रियल टाइम सिस्टम में टाइमिंग की बहुत इशू होती है, मतलब कि डेडलाइन जो दी गई है उसी फिक्स डेडलाइन पे हमें टास्क को पूरा करना है। सो अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज कैन कॉज, वो रिसोर्सेज जो अनकंट्रोल्ड एक्सेस ले रहे हैं, यानी उनका अगर डेडलाइन 5 मिलीसेकंड का है वो और डिले कर रहे हैं, वो डिले कॉज करेंगे सबसे पहला। दूसरा रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कई सारे रिसोर्स साथ में एक ही शेयर्ड रिसोर्सेस को लेना चाहेंगे, मिस डेडलाइन, उनकी डेडलाइन पूरी नहीं होगी, सिस्टम फेल्योर, सिस्टम को फेल माना जाएगा। कि अगर इस सिस्टम का वही जैसे कि पहले 2 यूनिट्स में भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डेडलाइंस के ऊपर ही हार्ड रियल टाइम सिस्टम में ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर उनको टास्क जो पूरा करने में जो रिसोर्स की जरूरत है अगर वो टाइमली नहीं मिलेगा तो उनका जो सिस्टम है उसको फेल ही माना जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस RAC केयरफुली डिसाइड हु कैन यूज अ रिसोर्स व्हेन एंड हाउ लॉन्ग। इसीलिए रिसोर्स एसेस कंट्रोल यूज होता है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन से टास्क को कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए और कब तक यूज करने के लिए मिलना चाहिए। वाई RAC इज इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम सिस्टम। रिसोर्स एसेस कंट्रोल रियल टाइम सिस्टम में जरूरी क्यों है देख लेते हैं। इंश्योर प्रिडिक्टेबिलिटी रिसोर्स यूजेस, कौन सा रिसोर्स कितना देर यूज करेगा किसी भी चीज को उसको प्रेडिक्ट कर देता है पहले ही। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टास्क, 2-3 टास्क को अगर सेम रिसोर्स चाहिए तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को ये रिजॉल्व करता है, कम करता है। हेल्प टास्क मीट देयर डेडलाइंस, टास्क की हेल्प करता है कि वो डेडलाइन मीट करें और उसी टाइमिंग कॉन्स्ट्रेंट में अपना काम पूरा करें। इम्प्रूव सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, सिस्टम के परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव करते हैं। अलाउ एक्सेस टू ओनली ऑथोराइज्ड प्रोसेस, कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता RAC रिसोर्स को। कोई भी टास्क रहेगा उसको जो भी रिसोर्स की जरूरत रहेगी उसी रिसोर्स को वो लेगा, कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसमें आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका है, इन रियल टाइम सिस्टम ईच प्रोसेस इज असाइंड ए प्रायोरिटी बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, सभी प्रोसेस को उसकी अलग अलग प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे उनके। व्हेन मल्टीपल प्रोसेस रिक्वेस्ट द CPU, द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस गेट्स एसेस फर्स्ट, जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको पहले एसेस मिलेगा, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस मस्ट वेट, जो कम प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। दिस प्रिवेंट क्रिटिकल टास्क फ्रॉम बीइंग डिलेड, ये क्या करता है कि जो भी इंपॉर्टेंट वाले टास्क है जिनकी प्रायोरिटी हाई है उनको पहले CPU मिल जाएगा, या फिर ऐसा कहिए रिसोर्स उनको पहले एलोकेट हो जाएगा, और जब इनको पहले रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा तो वो पहले अपना टास्क करके वो बाहर आ जाएंगे सिस्टम से। उसके बाद जो लेस प्रायोरिटी वाले टास्क हैं फिर वो लगेंगे, उनको रिसोर्स मिलेगा, वो अपना काम पूरा करेंगे और ऐसे ही लूप में काम चलता रहेगा। अब RAC का वर्किंग हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ रिसोर्स, CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस। पहले एक प्रोसेस होगा जो रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस के लिए रिसोर्स के, जो कि रिसोर्स में CPU या मेमोरी या IO डिवाइसेस हो सकते हैं। द रिक्वेस्ट इज सेंड टू द RAC मॉड्यूल, जो रिक्वेस्ट होगा वो RAC मॉड्यूल के पास जाएगा, जो रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल वाले मॉड्यूल हैं उनके पास जाएगा। और फिर वो तीसरे स्टेप में वो चेक करेगा इज द प्रोसेस ऑथराइज्ड, क्या ये वैलिड प्रोसेस है कि ये वैलिड टास्क पूरा करने आया है। व्हाट इज इट्स प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या इसके पहले वाला जो आया था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नहीं है, कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नहीं है, तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी चेक करेगा। इज द रिसोर्स अवेलेबल, क्या जिस रिसोर्स की इसको नीड है, मान लीजिए CPU की आवश्यकता है उसको, तो क्या वो अवेलेबल है कि नहीं दिन। अब RAC डिसाइड्स करेगा ग्रैंड फुल एसेस, ग्रैंड लिमिटेड एसेस और डिनाई एसेस, कि इसको पूरा एसेस देना है रिसोर्स का, कि आधा ही रिसोर्स, अभी आधे रिसोर्स बिजी हैं तो आधे ही प्रोवाइड करने हैं, कि डिनाई कर देना है कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है जो आपको चाहिए।
रिसोर्स इज एलोकेटेड इन ए कंट्रोल एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। जो रिसोर्स होगा वो एलोकेट होगा उसको कंट्रोल और एकदम प्रिडिक्टेबल मैनर में कि आपकी डेडलाइन इतने की है तो आपको इतने देर के लिए ही रिसोर्स मिलेगा, इतने देर में आपको अपना टास्क पूरा करके रिसोर्स को देना छोड़ना पड़ेगा। इसका अगर हम फ्लो चार्ट्स का देख लें तो बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आखिर ये आरईसी काम कैसे करता है और ये है क्या। सबसे पहले प्रोसेस टास्क ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इस टास्क के लिए इस रिसोर्स की जरूरत है। रिसोर्स एसेस कंट्रोल आरईसी इसको डिसीजन बनाएगा कि हाँ इसको कितने टास्क देने हैं, कितने टास्क के लिए जो रिसोर्स की जरूरत है, कौन कौन से रिसोर्स हैं, वो उसका डिसीजन बनाएगा और उन रिसोर्सेस को कितना इसको देना है कि पूरा दे दें, हमारे पास पूरा रिसोर्स अभी पड़ा है जिसको, या फिर लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड करें इसको, या फिर डिनाई कर दें कि तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सिस्टम रिसोर्स, अब सिस्टम रिसोर्स में यही तीन कि इसको सीपीयू की रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है या मेमोरी की या फिर किसी आईओ डिवाइसेस की। अब हम नॉन प्रिएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शंस की बात करें तो इन रियल टाइम सिस्टम ए क्रिटिकल सेक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर ए शेयर्ड रिसोर्स सच एज मेमोरी, फाइल्स और आईओ डिवाइसेस इज असेस्ड। रियल टाइम सिस्टम में एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, ये पार्ट होता है प्रोग्राम का जहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, फाइल्स या आईओ डिवाइसेस उनका एक्सेस मिलता है टास्क को। दिस सेक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, मीनिंग ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इट एट अ टाइम टू अवॉइड। एक समय पे एक ही टास्क, एक ही प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे क्या रहता है, इससे क्या रहता है कि जो हमारा टास्क रहता है उसमें डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, रेस कंडीशन नहीं आ पाता कि टास्क लगे हुए हैं ऐसे रेस में कि टास्क 1 है इसको ये शेयर्ड रिसोर्सेज या फिर ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टास्क 2 को ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और रिसोर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता कि साथ में ही एक रिसोर्स आ गए हैं, दोनों की डेडलाइन भी सेम है, दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम भी सेम है और दोनों को सीपीयू की ही नीड है, तो उस समय दोनों की प्रायोरिटी भी सेम रहेगी तो हम किसको दें, ये सब कंडीशन को हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होता है। रिसोर्स जैसे कि डाटा इनकंसिस्टेंसी, रेस कंडीशन और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज नॉन प्रिएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन, आखिर ये होता क्या है। ए नॉन प्रिएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इन विच वंस अ प्रोसेस इंटर्स क्रिटिकल सेक्शन इट कैन नॉट बी प्रिएम्प्टेड। अगर एक बार एक क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस इंटर किया तो वो प्रिएम्प्ट नहीं होगा। नो अदर प्रोसेस कैन इंटरप्ट इट अंटिल इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, रिलीज द शेयर्ड रिसोर्सेज। कोई अदर प्रोसेस उसमें नहीं आ सकता जब तक वो अपना टास्क पूरा नहीं कर लेता और जो रिसोर्स उसको एलोकेट किए गए हैं वो रिसोर्स वो उसको छोड़ नहीं देता। दिस इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन रियल टाइम सिस्टम्स। ये क्या इंश्योर करता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। केवल एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एक समय पे। प्रीएम्पशन इज डिसेबल्ड इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रीएम्पशन डिसेबल है कि कोई और अगर प्रायोरिटी वाला टास्क आ गया तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो जो टास्क हमारा पहले परफॉर्म हो रहा है जो भी रिसोर्स लेके तो वो छोड़ेगा नहीं जब तक वो फिनिश ना कर देगा, और जो भी रिसोर्स उसको एलोकेट है जब तक उसको वो छोड़ नहीं देगा। गारंटी सेफ एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स उसको शेयर्ड है उसका सेफली एक्सेस होगा, ये गारंटी करता है नॉन प्रीएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन। सुटेबल फॉर सिस्टम वेयर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड करेक्टनेस आर क्रिटिकल। उन सिस्टम्स के लिए सुटेबल है जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी और करेक्टनेस क्रिटिकल होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एसएस ए रियल टाइम सिस्टम हैज अ शेयर्ड प्रिंटर एंड 2 टास्क। टास्क 1 को दिया गया है इसकी लो प्रायोरिटी है, टास्क 2 जो है हाई प्रायोरिटी है। अब इसमें क्या होगा, टास्क 1 स्टार्ट प्रिंटिंग एंड इंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन। जो टास्क 1 है वो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा और क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। वाइल T1 इज प्रिंटिंग टास्क 2 बिकम रेडी। अब जब T1 प्रिंट कर रहा है तो टास्क 2 जो है हमारा वो रेडी होगा, इवन दो टास्क 2 हैज हायर प्रायोरिटी। अब ये नॉन प्रिएम्पशन की यही बात होती है कि टास्क 2 की भले ही प्रायोरिटी हमारी ज्यादा है लेकिन इट कैन नॉट इंटरप्ट T1। जब तक ये T1 काम कर रहा है अपने जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके, जो भी इसको टास्क परफॉर्म करना है, भले ही T2 की प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा है लेकिन वो T1 में इंटरप्ट नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक ये अपना टास्क पूरा करके बाहर नहीं निकल आएगा और जो भी इसको रिसोर्स एलोकेट है और उनको ये छोड़ नहीं देता है। टास्क T2 मस्ट वेट T1 फिनिश प्रिंटिंग एंड एग्जिस्ट द क्रिटिकल सेक्शन। टास्क 2 must wait T1 finishes printing and exits the critical section.
T2 वेट करेगा कि T1 कब फिनिश करे और वो एग्जिट करे क्रिटिकल सेक्शन को. दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव क्रिटिकल सेक्शन बिकॉज T1 इज नॉट प्रीएम्प्टेड व्हाइल असेसिंग द शेयर्ड रिसोर्सेज. ये नॉन प्रीएम्प्टिव है. यहाँ पे T1 को प्रीएम्प्ट नहीं किया गया कि तुम अब रिसोर्स को छोड़ो क्योंकि T2 आ गया है और T2 की प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा है. तो इसमें ये प्रायोरिटी वाली चीज नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस प्रायोरिटी इनहेरिटेंस. इन रियल टाइम सिस्टम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रिवेंट प्रायोरिटी इन्वर्जन. रियल टाइम सिस्टम में जो हमारा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस होता है वो एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है जो कि प्रायोरिटी इन्वर्जन को प्रिवेंट करता है. अब प्रायोरिटी इन्वर्जन होता क्या है ये हम आगे देखेंगे. इट इंश्योर दैट क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट विदाउट अननेसेसरी डिले. ये इंश्योर करता है जो भी क्रिटिकल सेक्शन में टास्क हो रहे हैं वो बिना किसी डिले के पूरे होंगे. हाई प्रायोरिटी टास्क डू नॉट मिस डेडलाइंस. जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं वो डेडलाइन मिस नहीं करेंगे. सिस्टम टाइमिंग एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इज मेंटेन. सिस्टम की टाइमिंग उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन होगी. अब हम देखते हैं कि ये व्हाट इज प्रायोरिटी इन्वर्जन. प्रायोरिटी इन्वर्जन होता क्या है. प्रायोरिटी इन्वर्जन अकर्स व्हेन हाई प्रायोरिटी टास्क इज ब्लॉक्ड. जब हाई प्रायोरिटी टास्क ब्लॉक होते हैं तब प्रायोरिटी इन्वर्जन अकर होता है. बिकॉज अ लोअर प्रायोरिटी टास्क इज होल्डिंग अ शेयर्ड रिसोर्सेज. क्योंकि जो लोअर प्रायोरिटी टास्क है वो शेयर्ड रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है इसलिए हाई प्रायोरिटी टास्क हमारे ब्लॉक हो गए हैं. जैसे कि म्यूटेक्स सेमाफोर्स. मीनवाइल ए मीडियम प्रायोरिटी टास्क में रन एंड फर्दर डिलेड द हायर प्रायोरिटी टास्क. जबकि एक मीडियम प्रायोरिटी टास्क फिर से रन होगा और जो हमारे हाई प्रायोरिटी टास्क हैं उनमें क्या होगा फिर से डिले आएगा और वो ब्लॉक ही रहेंगे उनको वेट करना पड़ेगा. तब हमारे ये प्रायोरिटी इन्वर्जन वाला कंडीशन अकर होता है. द सिचुएशन कैन कॉज. ये सिचुएशन प्रायोरिटी इन्वर्जन वाला सिचुएशन अनबाउंडेड डिले कॉज करेगा, मिस डेडलाइंस, सिस्टम इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन सेफ्टी क्रिटिकल सेक्शन सिस्टम्स. इन सिस्टम्स में ये सारी कॉजेस ये अकर होंगी प्रायोरिटी इन्वर्जन्स की वजह से जब हमारे हायर प्रायोरिटी टास्क ब्लॉक रहेंगे. एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो सेंसर डाटा सिस्टम. कंसीडर ए रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम विथ 3 टास्क. एक रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम को आप कंसीडर करिए जिसमें 3 टास्क हैं. टास्क एच, टास्क एम और टास्क एल. टास्क एच हमारा हाई प्रायोरिटी है, इमरजेंसी अलर्ट टास्क. टास्क एम हमारा मीडियम प्रायोरिटी टास्क है, डिस्प्ले अपडेट टास्क. टास्क एल हमारा लो प्रायोरिटी है, डाटा लॉगिंग टास्क. All tasks need access to a shared data buffer protected by mutex. सभी टास्क यहाँ पे शेयर डाटा से उनको एक्सेस चाहिए जो कि म्यूटेक्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है. अब हम एक सिचुएशन देख लेते हैं जब हमारा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस नहीं रहेगा तब. टास्क एल जिसकी लोअर प्रायोरिटी है स्टार्ट फर्स्ट एंड लॉग द म्यूटेक्स टू राइट डाटा इनटू द बफर. टास्क यल जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो सबसे पहले रन करेगा और डाटा को राइट करेगा बफर में. व्हाइल यल इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, टास्क यल बिकम्स रेडी एंड ट्राइज टू असेस द बफर. यल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और बाहर जो टास्क यल जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो तैयार हो जाएगा और वो असेस करने की कोशिश करेगा बफर को. सिंस यल इज होल्डिंग द म्यूटेक्स. यल क्या है हमारा म्यूटेक्स को होल्ड कर रहा है यानी शेयर्ड रिसोर्स को ये होल्ड कर रखा है. तो टास्क एस गेट ब्लॉक और यहाँ पे हायर टास्क ब्लॉक हो गया. नाउ टास्क एम अब मीडियम प्रायोरिटी टास्क जो है वो फिर रेडी होगा. क्यों रेडी होगा यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी टास्क? क्योंकि जो हमारा हायर प्रायोरिटी टास्क है वो ब्लॉक हो चुका है. क्यों ब्लॉक हो चुका है? क्योंकि उसको जिस रिसोर्स की जरूरत थी वो टास्क एल कंप्लीट करने के लिए ले रहा है. उस शेयर्ड रिसोर्स का एक्सेस अभी टास्क एल के पास है. Because M has higher priority than L, the CPU start executing task M instead of task L. अब यहाँ पे जब मीडियम प्रायोरिटी टास्क आ जाएगा तो उसकी मीडियम प्रायोरिटी है यानी लोअर प्रायोरिटी से ज्यादा है तो यहाँ पे CPU M को एग्जीक्यूट करने लगेगा इंस्टीड ऑफ L. टास्क L कैन नॉट फिनिश इट्स क्रिटिकल सेक्शन और यहाँ पे फिर टास्क L अपना क्रिटिकल सेक्शन फिनिश नहीं कर पाएगा. टास्क X रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम और जो टास्क H है वो ब्लॉक रहेगा लंबे समय के लिए. दिस प्रायोरिटी इन्वर्जन, दिस इज द प्रायोरिटी इन्वर्जन. और यहाँ पे ये प्रायोरिटी इन्वर्जन अकर हुआ कि जो हायर प्रायोरिटी टास्क है वो हमारा ब्लॉक रहा और जो लोअर प्रायोरिटी टास्क है वो रन करता रहा और जब मीडियम प्रायोरिटी टास्क आया तो सीपीयू लोअर प्रायोरिटी टास्क को रोक के मीडियम प्रायोरिटी टास्क को रन कराया. उसके बाद फिर अपना लोअर प्रायोरिटी टास्क हुआ. अब हम एक सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस लगेगा. टास्क लॉक्स द म्यूटेक्स, टास्क एक्स लॉक करेगा म्यूटेक्स को. फिर टास्क एच बिकम रेडी एंड गेट्स ब्लॉक और टास्क एच रेडी होगा और ब्लॉक होगा. नाउ टास्क एल टेम्पररी इनहेरिटेड एंड प्रायोरिटी ऑफ टास्क एच
टास्क यम कंप्लीट इंटरप्ट यल, और यहाँ पे टास्क यम कैन नॉट इंटरप्ट यल। अब यहाँ पे जब बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की हम बात करें, तो जब हम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस के बिना लेते थे तो उसमें हमारा यम आता था और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती थी, तो ये यल को इंटरप्ट करके यम एग्जीक्यूट होने लगता था। लेकिन अगर हम बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस लगाएंगे तो इसमें यम एग्जीक्यूट नहीं होगा। टास्क यल जो भी रिसोर्स लिया है पहले अपना काम करेगा, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, रिसोर्स को छोड़ेगा, उसके बाद ही कोई और टास्क आएगा वो कंप्लीट होने के लिए। टास्क यल क्विकली फिनिशेस द क्रिटिकल सेक्शन एंड रिलीज द म्यूटेक्स। यही बताया मैंने आपको कि टास्क यल जो है अपना काम क्रिटिकल सेक्शन में कंप्लीट करेगा और जो भी रिसोर्सेस लिया है या म्यूटेक्स लिया है उसको छोड़ेगा। टास्क यल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लो प्रायोरिटी, अब फिर से अपने लो प्रायोरिटी में आएगा। टास्क एच इमीडिएटली रन्स, अब यहाँ पे फिर टास्क एच उसकी हाई प्रायोरिटी है तो टास्क जो हमारा एच है वो रन करेगा। प्रायोरिटी इन्वर्जन इज प्रिवेंटेड, और यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं हुआ क्योंकि टास्क एच हमारा यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुआ, यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, पीसीपी। द प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल इज एन एडवांस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम। जो प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल है वो एक एडवांस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है हमारे रियल टाइम सिस्टम में, और इट प्रिवेंट्स प्रायोरिटी इन्वर्जन। ये प्रायोरिटी इन्वर्जन को प्रिवेंट करता है, डेडलॉक्स को अवॉइड करता है, इंश्योर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। इफिशियंटली एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करता है क्रिटिकल सेक्शन को, मेंटेन प्रेडिक्टेबल शेड्यूलिंग बिहेवियर, प्रेडिक्टेबल शेड्यूलिंग बिहेवियर को मेंटेन करता है। पीसीपी इज मोर पावरफुल देन बेसिक प्रायोरिटी इनहेरिटेंस बिकॉज इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम बिफोर दे अकर। पीसीपी जो है वो बहुत पावरफुल प्रायोरिटी इनहेरिटेंस माना जाता है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम अगर होने वाली होती है किसी भी क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी टास्क को पूरा करने के समय, उसको पहले ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसका जो फिक्सिंग रहता है वो पहले से ही कर देता है, रेदर देन फिक्सिंग देम आफ्टरवर्ड। बाद में वो प्रॉब्लम अगर हो और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करे उससे पहले ही ये पीसीपी कर देता है। कोर आइडिया जो होता है पीसीपी का वो देख लेते हैं। इन दिस प्रोटोकॉल एवरी शेयर्ड रिसोर्सेस, जिनको हम म्यूटेक्स या सेमाफोर कहते हैं, इज असाइंड अ प्रायोरिटी सीलिंग। उनको एक प्रायोरिटी सीलिंग असाइन कर दी जाती है। द प्रायोरिटी सीलिंग इज डिफाइंड एज, प्रायोरिटी सीलिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। द हाईएस्ट प्रायोरिटी एमंग ऑल टास्क दैट मे एक्सेस दैट रिसोर्स। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, एक बंच ऑफ टास्क हमारे पास दिए गए हैं, मान लीजिए 2, 3, 10 टास्क ही मान लीजिए है, और उनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और जिनको रिसोर्स, कौन से रिसोर्स उनको एलोकेट करना है, व्हेन अ टास्क लॉक्स द रिसोर्स। अब टास्क की सबसे पहले हम प्रायोरिटी जान लिए कि हमारे पास मान लीजिए 4-5 टास्क हैं और उसमें से उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले पता चल गई कि ये इनकी प्रायोरिटी हाई है। अब वो टास्क अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसके जो भी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी वो रिसोर्स को वो लॉक करेगा। उसके बाद क्या होगा, इट्स प्रायोरिटी इज इमीडिएटली रेज्ड। उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो रेज हो जाएगी रिसोर्स सेलिंग के पास कि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको ये रिसोर्स की ज़रूरत है, वो रिसोर्स सीलिंग के पास पहुंच जाएगा इन्फॉर्मेशन। दिस टेम्पररी बूस्ट प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर टास्क। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि अदर टास्क इसमें इंटरफेयर ना कर पाए, इसका प्रिवेंशन का ये अच्छे से ध्यान रखेगा हमारा ये प्रोटोकॉल सीलिंग। वाई पीसीपी इज नीडेड, पीसीपी की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम विदाउट पीसीपी देखें, ए लो प्रायोरिटी टास्क होल्डिंग अ रिसोर्स कैन बी प्रीएम्प्टेड। जो लो प्रायोरिटी टास्क है वो रिसोर्स को होल्ड किया है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा। दिस में डिले है हायर प्रायोरिटी टास्क, और इससे क्या होगा, जो हमारे हायर प्रायोरिटी टास्क है उसमें डिले होगा और उनकी डेडलाइन मीट नहीं हो पाएगी। इट में ऑल्सो कॉज सर्कुलर वेटिंग, और ये सर्कुलर वेटिंग भी ला सकते हैं कि सर्कुलर में जो रिसोर्स मुझे चाहिए वो कोई और लेके बैठा है, उसको जो चाहिए वो मैं लेके बैठा हूँ, इससे डेडलॉक अकर होगा। पीसीपी अवॉइड दिस इशू बाय कंट्रोलिंग प्रायोरिटी लेवल्स इंटेलिजेंटली। और पीसीपी जो है हमारा, और इन्हीं सब चीज़ों को भी वो काम करता है कि अगर हायर प्रायोरिटी है तो पहले ही हमारा रिसोर्स सीलिंग के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि इस टास्क की प्रायोरिटी हायर है और इसके ये शेयर्ड रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको वो प्रोवाइड होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक सिस्टम मान लेते हैं जिसमें सेटअप हमारे इस प्रकार है कि हमारे पास टास्क एच है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और हमारे पास एक टास्क एल है जिसकी प्रायोरिटी कम है। वन शेयर्ड रिसोर्सेज आर, और एक रिसोर्स शेयर्ड किया गया है जो कि है आर। अज्यूम करते हैं रिसोर्स आर इज असेस्ड बाय बोथ टास्क। आर जो शेयर्ड रिसोर्स है वो दोनों टास्क के द्वारा असेस की जाती है। द प्रायोरिटी सीलिंग ऑफ आर इज इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ टास्क एच, क्योंकि हाईएस्ट अमंग यूजर। टास्क एच की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो ये जो प्रायोरिटी सीलिंग ऑफ आर है, जो रिसोर्स शेयर्ड रिसोर्स आर है, वो
प्रायोरिटी बन जाएगी टास्क की एच की। अगर हम पीसीपी के अलावा देखें अगर इसी एग्जांपल के सिनेरियो की, तो टास्क यल एक्वायर रिसोर्स आर। अब यहाँ पे जो लोअर प्रायोरिटी टास्क है यल वो रिसोर्स आर को एक्वायर कर लेगा, लेके बैठ जाएगा। टास्क एच बिकम रेडी एंड ट्राइज टू एसेस आर, और यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स आर को ट्राई करेगा एसेस करने के लिए टास्क एच, जिसकी हम पहले से जानते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी ज़्यादा है यानी इसकी डेडलाइन दी गई होगी और इसकी डेडलाइन पे ही इसके टास्क को कंप्लीट कराना है। फिर भी ये यहाँ पे कोशिश करेगा क्योंकि टास्क एल हमारा पहले से ही रिसोर्स को लेके बैठा है। टास्क एच गेट्स ब्लॉक्ड, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी इन्वर्जन आ जाएगा। पहले ये पीछे हमने बताया कि टास्क एच यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रिसोर्स को लेके बैठा है। मीनवाइल अदर मीडियम प्रायोरिटी टास्क को रन, अब यहाँ पे फिर से कोई अलग मीडियम प्रायोरिटी टास्क होगा वो रन करेगा, फिर लोअर प्रायोरिटी रन करेगा, फिर जाके हायर प्रायोरिटी की बारी आएगी। टास्क एच इज इनडायरेक्टली डिलेड एंड प्रायोरिटी इन्वर्जन अगर, और यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन आ जाएगा। अगर हम पीसीपी के अलॉन्ग देखें तो टास्क एल एक्वायर रिसोर्स आर, यहाँ पे आर को एक्वायर करेगा। इमीडिएटली टास्क एल प्रायोरिटी इज रेज टू द सीलिंग ऑफ आर सेम एज टास्क एच, इसकी भी प्रायोरिटी सीलिंग के पास प्रायोरिटी रेज हो जाएगी। नाउ नो अदर टास्क कैन प्रीएम्प्ट टास्क एल, कोई अदर टास्क यहाँ पे टास्क एल को प्रीएम्प्ट नहीं कर पाएगा। टास्क एल क्विकली कंप्लीट्स द क्रिटिकल सेक्शन, जल्दी से अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगा और वो बाहर आएगा, शेयर्ड रिसोर्स को फ्री करेगा। टास्क एल रिलीज आर, यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्स जो आ रहा है उसको छोड़ेगा। टास्क एल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लो प्रायोरिटी, अपनी लो प्रायोरिटी पे जाएगा। टास्क एच एग्जीक्यूट्स, यहाँ पे टास्क एच अब जो हायर प्रायोरिटी है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रायोरिटी इन्वर्जन अवॉइडेड, प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं आएगा। टास्क एच यहाँ पे हमारा ब्लॉक नहीं होगा। डेडलाइन मीट हो जाएगी, डेडलाइन पे टास्क कंप्लीट हो जाएगा, डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। सिस्टम रिमेन्स प्रेडिक्टेबल, सिस्टम फिर से प्रेडिक्टेबल ही बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस रूल ऑफ पीसीपी। जो हमारा पीसीपी है उसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ए टास्क कैन लॉक ए रिसोर्स ओनली इफ, ए टास्क तभी रिसोर्स को लॉक कर सकता है व्हेन इट्स प्रायोरिटी इज हायर देन द सीलिंग ऑफ ऑल कॉन्करेंटली लॉक्ड रिसोर्सेज, जब उसकी प्रायोरिटी हायर हो देन द सीलिंग जो करंट लॉक्ड रिसोर्सेज है उनसे। प्रायोरिटी बूट इज ऑटोमेटिक एंड टेम्पररी, जो प्रायोरिटी उसकी बूट हो रही है मतलब जो भी उसकी प्रायोरिटी है जो उसको लॉक किया है उससे उसकी ज्यादा होना चाहिए। वंस द रिसोर्सेज इज रिलीज द टास्क रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल प्रायोरिटी। अब जैसे पिछले एग्जांपल में टास्क एल हमारा कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद जब शेयर्ड रिसोर्स आर को छोड़ेगा तो फिर से अपने नॉर्मल प्रायोरिटी जो कि उसकी लोअर प्रायोरिटी है उस पर आ जाएगा। अब इसकी अगर हम टाइमलाइन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक में हम टाइम देख रहे हैं, दूसरे में हम हायर प्रायोरिटी टास्क एच को लिए हैं, फिर हम लोअर प्रायोरिटी टास्क एल को लिए हैं, फिर हम रिसोर्स को लिए हैं। अगर 0 मिली पर सेकेंड्स की बात करें तो लॉक्स रिसोर्स आर को लॉक करेगा और रिसोर्स लॉक हो जाएगा। अगर 1 पे बात करें तो रिक्वेस्ट आर, हायर प्रायोरिटी टास्क रिक्वेस्ट करेगा आर के लिए, रनिंग सीलिंग प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी यहाँ पे रन हो रहा है और रिसोर्स इसने लॉक करके बैठा है। अब यहाँ पे क्या आया, प्रायोरिटी इन्वर्जन आ गया, यहाँ पे हायर प्रायोरिटी टास्क हमारा ब्लॉक हो गया, लोअर प्रायोरिटी टास्क हमारा एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन को और रिसोर्स अभी भी ये लॉक करके ही बैठा है। अब 3 मिली सेकेंड्स पे हम देखें तो फिर ये भी ब्लॉक ही चल रहा है हमारा हायर प्रायोरिटी टास्क, और यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी टास्क क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट करके बाहर निकलेगा और शेयर्ड रिसोर्स आर को ये रिलीज करेगा और यहाँ पे हमारा रिसोर्स फ्री हो गया। अब 4 मिली सेकेंड पे हमारा एक्वायर आर्स, अब यहाँ पे हमारा हायर प्रायोरिटी टास्क 4 मिली सेकेंड्स पे जाके रिसोर्स आर को एक्वायर कर रहा है, जबकि अगर मान लीजिए उसका डेडलाइन यहाँ पे 3 ही मिली सेकेंड हो सकता है तो यहाँ पे ये डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी टास्क का काम हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये हायर प्रायोरिटी टास्क रिसोर्स को लॉक करेगा। अब फिर हमारा जब ये इसका काम हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा हायर प्रायोरिटी टास्क, अब फिर यहाँ पे ये रिसोर्स आर को जो कि एक शेयर्ड रिसोर्सेज था उसको ये रिलीज करेगा और यहाँ पे हमारा ये रिसोर्स जाके फ्री हो जाएगा। तो ये बेसिक एक एग्जांपल है पीसीपी का, उसका जरूरत क्या है उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें लिखा है। एक बार अगर आप नोट्स के पे जाएंगे, अगर बस नॉर्मल रीडिंग करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पीसीपी होता है क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये प्रायोरिटी इन्वर्जन में कैसे काम करता है कैसे नहीं, हायर प्रायोरिटी टास्क कब ब्लॉक होता है कब नहीं, आपको एकदम ईजिली सब चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि ये जो भी मैंने लिखा है इसमें वर्ड्स भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको दिक्कत हो। ईजिली अगर एक बार आप पढ़ेंगे, केवल नोट्स को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा आखिर वो क्या रहा है। और बाकी एक बार आप टाइमलाइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक बार एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक व्यू
आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं कैसे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। अब हम देख लेते हैं कि स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है। द स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल SBPCP इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। एक इम्प्रूव्ड वर्जन है प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल का विच इज यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम, जो कि रियल टाइम सिस्टम में यूज होता है। इट इज डिजाइन टू, ये डिजाइन हुआ है प्रिवेंट प्रायोरिटी इन्वर्जन, प्रायोरिटी इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक्स को अवॉइड करने के लिए, मैनेज मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेज, मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, कीप टास्क एग्जीक्यूशन प्रेडिक्टेबल, जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको प्रेडिक्टेबल रखने के लिए कि हाँ ये इनको इतना टाइम लगेगा, इसको इतना टाइम लगेगा, ताकि उनकी डेडलाइन भी हम मीट कर सकें। द मेन डिफरेंस इज दैट स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल यूजेस स्टैक स्ट्रक्चर। ये एक स्टैक का स्ट्रक्चर यूज करता है, स्टैक का स्ट्रक्चर यूज करता है प्रायोरिटी में टू मैनेज प्रायोरिटी सीलिंग व्हेन अ टास्क लॉक्स मल्टीपल रिसोर्सेज, जब एक टास्क मल्टीपल रिसोर्सेज को लॉक करके रखते हैं। अब इसका कोर आइडिया अगर हम देख लें कि स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, ईच शेयर्ड रिसोर्सेज इज असाइंड अ प्रायोरिटी सीलिंग। इसमें भी जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रायोरिटी सीलिंग असाइन कर दिया जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टास्क दैट मे यूज दैट रिसोर्स, जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा किसी भी टास्क का, ताकि वो उस रिसोर्स को यूज कर सके। When a task locks a resources, जब टास्क रिसोर्स को लॉक करेगा, द रिसोर्स प्रायोरिटी सीलिंग इज पुश्ड, जो रिसोर्स प्रायोरिटी सीलिंग होगा वो पुश किया जाएगा टू वन स्टैक। अब यहाँ पे स्टैक बेस्ड है तो स्टैक में होगा, जब एक रिसोर्स लॉक होगा तो वो स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग पुश करेगा एक स्टैक में कि हाँ ये रिसोर्स ये इसमें हाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसको ये रिसोर्स की ज़रूरत है, इसने ये रिसोर्स लॉक कर रखा है तो उसको स्टैक में डाल देगा। द टास्क प्रायोरिटी बिकम्स इक्वल टू द टॉप ऑफ द टैग, जो टास्क की प्रायोरिटी है वो बराबर हो जाएगी टॉप ऑफ द स्टैक की, जो स्टैक का टॉप पोजीशन है उसके बराबर हो जाएगी टास्क की प्रायोरिटी। अब उस टास्क की क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं, वो जब डिफरेंट टाइप्स के टास्क हमारे पास गिवन रहेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। व्हेन द टास्क रिलीजेस अ रिसोर्स, अब टास्क क्रिटिकल सेक्शन में गया, वो कंप्लीट किया और वो रिसोर्स को छोड़ा, द सीलिंग इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। अब जो सीलिंग वैल्यू हमने रिसोर्स जो शेयर लिया था उसको लेने के बाद जो हम स्टैक में डाले थे वो वहां से फिर निकल जाएगा। द टास्क प्रायोरिटी चेंजेस टू द न्यू टॉप वैल्यू, टास्क की प्रायोरिटी फिर चेंज हो जाएगी। दिस अलाउ प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ नेस्टेड क्रिटिकल सेक्शन व्हेन अ टास्क लॉक मल्टीपल रिसोर्सेज। और ये स्टैक में ऐसे ही काम चलता रहेगा, जब वो उस रिसोर्स को उस टास्क को पूरा करने के लिए लॉक करेगा तो हम टास्क में ये स्टैक में पुश करेंगे और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो फिर हम उसको निकाल देंगे, फिर आएगा फिर लेगा फिर हम डालेंगे, फिर ऐसे ऐसे ये लूप में नेस्टेड लूप में काम चलता रहता है बार बार। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक सिस्टम सेटअप है जिसमें हम तीन टास्क लिए हैं, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी। टास्क ए हमारी हायर प्रायोरिटी है, टास्क बी हमारी मीडियम प्रायोरिटी है और टास्क सी हमारी लो प्रायोरिटी है। और यहाँ पे हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स R1 और रिसोर्स R2। रिसोर्स R1 अगर हम देखें तो इसकी सीलिंग इज इक्वल्स टू प्रायोरिटी ऑफ टास्क 1। इसकी सीलिंग की अगर बात करें तो प्रायोरिटी ऑफ टास्क 1 जो कि प्रायोरिटी है टास्क 1 की, जो कि है हाई प्रायोरिटी। टास्क 1 हमारा यहाँ पे क्या है, वो हाई प्रायोरिटी का है। और रिसोर्स 2 क्या है, उसकी सीलिंग इक्वल टू है प्रायोरिटी ऑफ टास्क बी जो कि एक मीडियम प्रायोरिटी है। तो अगर इसकी हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हमारा होगा टास्क सी स्टार्ट्स एंड लॉक्स R2। जो टास्क सी हमारी सबसे लोअर प्रायोरिटी है, जो टास्क सी हमारा है वो रिसोर्स R2 को लॉक करेगा। सीलिंग ऑफ R2 इज पुश टू द स्लैक, स्टैक में हमारा R2 की सीलिंग पुश होगा, टास्क सी प्रायोरिटी बिकम्स मीडियम। अब टास्क सी की प्रायोरिटी जो है वो मीडियम बन जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, टास्क सी नाउ लॉक्स R1। अब टास्क सी क्या करेगा, R1 को रिसोर्स R1 को लॉक करेगा। सीलिंग ऑफ R1 जो कि हाई है इज पुश टू द स्टैक, और वो स्टैक में पुश होगा। स्टैक टॉप इज नाउ हाई, अब स्टैक का जो टॉप ऑफ द पोजीशन है वो हाई पे पहुंच गया है। टास्क सी प्रायोरिटी बिकम्स हाई, और यहाँ पे टास्क सी की भी प्रायोरिटी हाई हो गई। नाउ नो टास्क कैन बी प्रीएम्प्ट टास्क सी, अब कोई भी टास्क आके इंटरप्शन नहीं दिखा सकता है टास्क सी में। अब स्टेप 3 में क्या होगा, टास्क सी फिनिशेस वर्क विथ R1। शेयर्ड रिसोर्स R1 के साथ टास्क सी हमारा जो है अपना वर्क फिनिश करेगा। सीलिंग ऑफ R1 इज पॉप्ड, अब जो सीलिंग वैल्यू हमने उसमें डाली थी स्टैक में वो बाहर निकल आएगी जब उसका काम पूरा हो जाएगा। स्टैक टॉप बिकम्स मीडियम, अब टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो फिर से अपने बेसिक प्रायोरिटी में आ जाएगा, जो कि इसकी मीडियम थी, मीडियम आ जाएगा। टास्क सी प्रायोरिटी बिकम्स मीडियम, अब यहाँ पे टास्क सी की प्रायोरिटी हमारी मीडियम बन जाएगी। स्टेप 4, टास्क सी रिलीजेस R2, सीलिंग ऑफ R2 इज पॉप्ड।
अब यहाँ पे फिर से R2 की सीलिंग निकल आएगी बाहर स्टैक से, स्टैक बिकम्स एम्प्टी, स्टैक अब यहाँ पे खाली हो चुका है। टास्क सी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लो प्रायोरिटी। अब यहाँ पे टास्क सी हमारा एक लो प्रायोरिटी में फिर से चला जाएगा, क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें जो सिस्टम सेटअप था उसमें टास्क सी हमारी लोअर प्रायोरिटी पे ही थी, तो फिर से अपनी लोअर प्रायोरिटी पे आ जाएगी। वाई स्टैक इज इम्पॉर्टेंट, इसमें हमारा स्टैक बेस्ड प्रोटोकॉल में स्टैक इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज व्हेन अ टास्क लॉक्स मल्टीपल रिसोर्सेज, जब हमारा एक टास्क मल्टीपल रिसोर्सेज को लॉक करता है, द हाईएस्ट सीलिंग मस्ट ऑलवेज कंट्रोल इट्स प्रायोरिटी। जो जिसकी सीलिंग सबसे ज़्यादा है वो अपनी प्रायोरिटी को हमेशा कंट्रोल में रखे। व्हेन वन रिसोर्स इज रिलीज्ड, जब एक रिसोर्स रिलीज होगा, प्रायोरिटी मस्ट एडजस्ट प्रॉपर्ली, प्रायोरिटी जो है प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाए। स्टैक हेल्प मेंटेन्स करेक्ट ऑर्डर्स, स्टैक जो है करेक्ट ऑर्डर मेंटेन करे। की बेनिफिट्स ऑफ स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल्स: हैंडल नेस्टेड रिसोर्स लॉकिंग, प्रिवेंट प्रायोरिटी इन्वर्जन, प्रिवेंट डेडलॉक, मेंटेन करेक्ट प्रायोरिटी रिस्टोरेशन। जो करेक्ट प्रायोरिटी रिस्टोरेशन यानी कि अगर टास्क सी गया है तो वो टास्क सी ही वापस आए और लास्ट में जाके वो अपने नॉर्मल जो उसकी प्रायोरिटी थी उसमें आ जाए। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में टास्क सी हमारा मीडियम बना, हाई बना, लेकिन लास्ट में आके वो लोअर प्रायोरिटी पे ही आ गया। अगर इसकी हम फ्लो चार्ट की बात करें स्टैक बेस्ड प्रोटोकॉल की, तो टास्क रिक्वेस्ट रिसोर्स, टास्क जो होगा वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, फिर पुश रिसोर्स सीलिंग टू स्टैक, रिसोर्स सीलिंग को स्टैक में डालेगा, सेट टास्क प्रायोरिटी, टास्क की प्रायोरिटी सेट करेगा इज इक्वल टू स्टैक टॉप, एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, रिलीज रिसोर्स, रिसोर्स जो उसने एलोकेट कर रखा है उसको छोड़ेगा, पॉप सीलिंग फ्रॉम स्टैक, सीलिंग वैल्यू जो उसके स्टैक में हमारा डाला गया है उसको निकाल देगा वहां से, अपडेट प्रायोरिटी और न्यू स्टैक टॉप, और प्रायोरिटी को अपडेट करेगा कि हाँ मेरी अब प्रायोरिटी फिर से लो हो चुकी है, और जो हमारा न्यू स्टैक होगा वो फिर से खाली हो जाएगा, और वहाँ पे फिर जब हमारा अलग टास्क आएगा वो अलग टास्क फिर से यही करेगा, जो उसकी सीलिंग रहेगी वो फिर से टास्क में डालेगा, स्टैक में डालेगा, और फिर से ऐसे ही ये नेस्टेड लूप में काम चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनेमिक प्रायोरिटी सिस्टम। इन रियल टाइम सिस्टम टास्क मस्ट कंप्लीट विद इन स्ट्रिक्ट डेडलाइन। रियल टाइम सिस्टम में अगर हम देखें तो टास्क जो भी हमारे गिवन है वो एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन में कंप्लीट होना जरूरी है। टू मैनेज एग्जीक्यूशन एफिशिएंटली, एग्जीक्यूशन को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए मेनी सिस्टम यूज डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बहुत सारे सिस्टम डायनेमिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करते हैं। डायनेमिक यानी रन टाइम में भी उसमें टास्क आ जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इन डायनेमिक प्रायोरिटी सिस्टम टास्क प्रायोरिटी और नॉट फिक्स्ड, टास्क की प्रायोरिटी फिक्स्ड नहीं रहती, जैसे जैसे टास्क आता रहता है उसी हिसाब से उसकी प्रायोरिटी हम डिफाइन करते रहते हैं। कैलकुलेटेड एट रन टाइम, रन टाइम पे ये कैलकुलेट होती है। कॉन्टिन्यूसली अपडेट बेस्ड ऑन सिस्टम कंडीशन, ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं सिस्टम की कंडीशन के बेसिस पे। दिस allows the schedulers to always run most urgent task first, ये शेड्यूलर को ऑलवेज अलाउ करते हैं कि आपका रन टाइम पे टास्क चल रहा है, मान लीजिए आपका टास्क T1 चल रहा है, उसकी लो प्रायोरिटी है, लेकिन अगर आपके पास फिर टास्क 2, 3, 4 आ गया जिसमें से 4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप 4 को सबसे पहले रन करिए, उसको वहीं पे रोक दीजिए। डायनेमिक का यही फायदा होता है। इसके अगर मेन कॉन्सेप्ट की हम बात करें, लाइक फिक्स्ड प्रायोरिटी सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द कॉन्करेंट सिचुएशन, एकदम करेंट सिचुएशन के बेसिस पे प्रायोरिटी इस पे मेंटेन होती है डायनेमिक में। रिकैलकुलेटेड प्रायोरिटीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रायोरिटीज को ये कैलकुलेट करता रहता है एग्जीक्यूशन के समय ही। एडॉप्ट टू वर्कलोड चेंजेस, जैसे जैसे काम चेंज होता रहता है प्रायोरिटी टास्क आती रहती है, उनकी प्रायोरिटी कैलकुलेट होती रहती हैं, चीज़ें इसमें बदलती रहती हैं रन टाइम में। द टास्क विद द हाइएस्ट करेंट प्रायोरिटी ऑलवेज गेट CPU एसेस, जो टास्क है जिसकी हाईएस्ट करेंट प्रायोरिटी है वो CPU का एक्सेस सबसे पहले पाता है। एक कॉमन एग्जांपल कॉन्सेप्चुअली इज शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट डेडलाइन। अब देखते हैं फैक्टर दैट अफेक्ट डायनेमिक प्रायोरिटी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डायनेमिक प्रायोरिटी को अफेक्ट करते हैं। प्रायोरिटी ऑफ ए टास्क में चेंज डिपेंडिंग ऑन, जो टास्क की प्रायोरिटी है वो टास्क के डेडलाइन पे डिपेंड करती है। टास्क विद द क्लोजर डेडलाइन गेट हायर प्रायोरिटी, जिसकी डेडलाइन क्लोजर होती है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा मानी जाती है। टास्क क्रिटिकली मोर इम्पॉर्टेंट और सेफ्टी रिलेटेड टास्क आर प्रायोरिटाइज। टास्क डिपेंडेंसीज, इफ ए टास्क डिपेंड्स ऑन अनदर अनफिनिश्ड टास्क इट्स एग्जीक्यूशन में भी डिलेड, उसका एग्जीक्यूशन उसमें डिलेड हो सकता है क्योंकि जिस टास्क के ऊपर वो डिपेंड कर रही है वो भी अभी एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। चौथा है हमारा सिस्टम लोड, व्हेन द CPU इज ओवरलोडेड लो प्रायोरिटी टास्क में बी
जो लो प्रायोरिटी टास्क हैं वो पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। क्रिटिकल टास्क आर गिवन प्रेफरेंस, जो क्रिटिकल टास्क हैं वो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। वाई डायनेमिक प्रायोरिटी इज यूजफुल, एडॉप्ट्स टू चेंजिंग सिस्टम कंडीशन, सिस्टम के कंडीशन के हिसाब से वो चेंज एडॉप्ट कर लेता है रन टाइम में। इम्प्रूव डेडलाइन मीटिंग रेट, जो डेडलाइन मीटिंग रेट है उनको इम्प्रूव करता है। जैसे आपको एग्जांपल मैंने बताया कि कोई टास्क चल रहा है और उसके मान लीजिए 10 मिली सेकेंड है डेडलाइन कि हाँ इतने में पूरा करना है, तब तक एक टास्क और आ जा रहा है उसी रन टाइम में जिसका डेडलाइन हमारा 2 मिली सेकेंड है, तो पहले उस टास्क को रोक के हम 2 मिली सेकेंड्स वाले को प्रायोरिटी देंगे। इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का इफिशियंटली यूटिलाइजेशन होता है डायनेमिक प्रायोरिटी में। बेटर फॉर अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स, इसमें अनप्रिडिक्टेबल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी पहले से नहीं रहती है। जैसे जैसे चीज़ें अगर होती हैं वैसे वैसे उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, उनकी प्रायोरिटी हम डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से ये काम करता है। उसी हिसाब से सीपीयू का एसएससी को प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। यूज ऑफ प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल इन डायनेमिक प्रायोरिटी सिस्टम। अब हम देखेंगे पीसीबी का यूज डायनेमिक प्रायोरिटी सिस्टम में कैसे होता है। Even in dynamic system, priority inversion can still occurs when tasks share resources. Dynamic systems में भी priority inversion occur हो सकते हैं when tasks share resources, जब resources को share करते हैं task तब। To prevent this, priority ceiling protocol is applied. Priority ceiling protocol dynamic priority systems में भी apply होता है priority inversions को बचाने के लिए। How PCP works in DS, अब हम देख लेते हैं। Each shared resources is assigned a priority ceiling. सभी शेयर्ड रिसोर्सेज को एक प्रायोरिटी सीलिंग असाइन रहती है। हाईएस्ट पॉसिबल प्रायोरिटी ऑफ टास्क दैट मे यूज इट, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क रहती हैं वो इनको यूज करते हैं। व्हेन टास्क लुक्स रिसोर्स, जब टास्क जो है हमारा लुक्स नहीं, यहाँ पे लॉक्स, सॉरी, व्हेन अ टास्क लॉक्स अ रिसोर्स इट्स प्रायोरिटी इज टेम्पररीली रेज्ड टू द रिसोर्स सीलिंग, उसकी प्रायोरिटी रेज हो जाती है रिसोर्स सीलिंग के पास। दिट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है लोअर प्रायोरिटी टास्क फ्रॉम ब्लॉकिंग हायर प्रायोरिटी टास्क। जो हमारा लोअर प्रायोरिटी टास्क रहता है वो हायर प्रायोरिटी टास्क को ब्लॉक नहीं कर पाता, और ब्लॉक नहीं कर पाता इसी वजह से हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं होता है, प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फिर से एक हम सिस्टम लेंगे जिसमें हमारा 3 टास्क है, टास्क T1, टास्क T2, 3 नहीं 2 ही हैं, 2 टास्क लेंगे और एक रिसोर्स लेंगे R। ठीक है, टास्क T1 की हायर डायनेमिक प्रायोरिटी है, टास्क 2 की लोअर डायनेमिक प्रायोरिटी है और रिसोर्स R है जो कि एक शेयर्ड रिसोर्स है। अगर हम विदाउट पीसीबी देखें, बिना पीसीबी का यूज करके, तो T2 लॉक्स रिसोर्स R2, यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी टास्क या लोअर डायनेमिक प्रायोरिटी टास्क हमारा शेयर्ड रिसोर्स R को लॉक करेगा। T1 बिकम्स रेडी एंड नीड्स R। अब T1 यहाँ पे रेडी होगा लेकिन R की उसको जरूरत पड़ेगी और T1 गेट्स ब्लॉक्ड। क्यों ब्लॉक होगा? क्योंकि T2 यहाँ पे काम कर रहा है और वो चल रहा है और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो जिस रिसोर्स की उसको जरूरत है वो रिसोर्स वो उसने एलोकेट कर रखा है। इसी वजह से जो हमारा टास्क T1 है जिसकी प्रायोरिटी तो ज़्यादा है लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केस आ गया प्रायोरिटी इन्वर्जन का। T1 में मिस इट्स डेडलाइन और इसी कारणवश जो T1 होगा वो अपनी डेडलाइन को मिस करेगा और यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन अकर होगा। आपको बताया मैंने कि यहाँ पे इसको वेट करना पड़ जाएगा, जिस वजह से अगर मान लो वो T1 को वेट करना पड़ गया 4 मिली सेकेंड और उतनी ही उसकी डेडलाइन रही, उसके बाद T2 अपना रिसोर्स को रिलीज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, तब तो T1 तो डेडलाइन अपनी मीट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से सिस्टम तो ऑलरेडी फेल्योर की है। तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसको 4 मिली सेकेंड्स के बाद अगर उस रिसोर्स मिल रहा है, मान लो जो भी CPU मेमोरी IO डिवाइसेस जो जिसकी भी उसको नीड हो, तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सिस्टम तो वहाँ फेल हो ही चुका है। उसके बाद भी वो एग्जीक्यूट करेगा तो कोई उसका बेटर वे में इफिशियंटली यूज नहीं हो पाएगा। अब हम अगर इसको पीसीबी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर उसके साथ देखें डायनेमिक प्रायोरिटी में, तो रिसोर्स R हैज सीलिंग इज इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ T1। जो रिसोर्स R की सीलिंग है वो प्रायोरिटी ऑफ T1 हो जाएगा व्हेन T2 लॉक्स R। जब यहाँ पे T2 जिसकी लोअर प्रायोरिटी है, जब वो रिसोर्स R को लॉक करेगा, T2 प्रायोरिटी इज टेम्पररीली रेज टू द T1's लेवल। यहाँ पे T2 की प्रायोरिटी टेम्पररी रिलीज करेगी T1 लेवल्स की। T2 फिनिशेस क्विकली एंड रिलीज R। T2 फिनिश करेगा क्विकली और रिलीज करेगा R को। T1 एग्जीक्यूट विदाउट लॉन्ग डिले। T1 एग्जीक्यूट होगा बिना किसी लॉन्ग डिले के। प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रिवेंटेड, प्रायोरिटी इन्वर्जन यहाँ पे प्रिवेंट होगा। डेडलाइन मेंटेन होगी। फ्लो चार्ट, सिस्टम स्टार्ट, सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसका बेसिक अगर फ्लो चार्ट देखें, टास्क बिकम रेडी, टास्क हमारा तैयार होगा।
कैलकुलेट डेडलाइन, इंपॉर्टेंस, लेट्स लोड, कंपेयर प्रायोरिटीज, यहाँ पे प्रायोरिटीज कंपेयर करेगी किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम, सिलेक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क, हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को सिलेक्ट करेगा। डज टास्क नीड रिसोर्स, अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि क्या उस टास्क को रिसोर्स की ज़रूरत है। अगर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा टास्क को, अगर उसको रिसोर्स की ज़रूरत है तो पीसीपी अप्लाई करेगा ताकि प्रायोरिटी इन्वर्जन अगर ना हो। रेज प्रायोरिटी टू द रिसोर्स सीलिंग, अब प्रायोरिटी को रिसोर्स सीलिंग के पास भेज देगा। एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, रिलीज रिसोर्सेज, रिस्टोर ओरिजिनल टास्क, टास्क कंप्लीट और नेक्स्ट टास्क के पास ही जाएगा। ऐसे ही इसका बेसिक वर्क चलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीएम्पशन सीलिंग प्रोटोकॉल, पीसीईपी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। द प्रीएम्पशन सीलिंग प्रोटोकॉल पीसीईपी इज ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज्ड इन रियल टाइम सिस्टम टू प्रिवेंट प्रायोरिटी इन्वर्जन, प्रायोरिटी इन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल रिसोर्स एसेस सेफली, मेंटेन टाइम प्रेडिक्टेबिलिटी, इन सबको मेंटेन करने के लिए, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए प्रायोरिटी प्रीएम्पशन सीलिंग प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होते हैं। इन दिस प्रोटोकॉल एवरी शेयर्ड रिसोर्सेज इज असाइंड प्रीएम्पशन सीलिंग, सभी शेयर्ड रिसोर्सेज को एक प्रीएम्पशन सीलिंग असाइन कर दी जाती है। सीलिंग इज इक्वल्स टू हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टास्क दैट मे यूज दैट रिसोर्स, सीलिंग किसके बराबर होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टास्क, किसी भी टास्क की हाईएस्ट प्रायोरिटी पे दैट यूजेस दैट रिसोर्स, जो कि उस रिसोर्स को यूज कर रहा होगा। वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करें, व्हेन अ टास्क लॉक्स अ रिसोर्स, जब टास्क एक रिसोर्स को लॉक करेगा, इट्स प्रायोरिटी इज इन इमीडिएटली रेज टू द प्रीएम्पशन सीलिंग, उसकी प्रायोरिटी प्रीएम्पशन सीलिंग को इमीडिएटली रेज हो जाएगी। नो अदर टास्क विथ लोअर और इक्वल प्रायोरिटी कैन इंटरफेयर, कोई अदर टास्क किसी भी लोअर प्रायोरिटी या फिर किसी भी प्रायोरिटी का उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर एक बार उसको प्रायोरिटी सीलिंग के पास दे दिया गया है तो। दिस रिड्यूसेस ब्लॉकिंग एंड इम्प्रूव्स डेडलाइन गारंटीज, ये रिड्यूस करता है ब्लॉकिंग को और इम्प्रूव करता है डेडलाइन गारंटी को। एग्जाम्पल, एक सिस्टम है जिसमें दो टास्क दी गए हैं, एक रिसोर्स है, हायर प्रायोरिटी टास्क T1, लोअर प्रायोरिटी टास्क T2 और शेयर्ड रिसोर्सेस R है। सीलिंग ऑफ R इज इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ T1, और यहाँ पे R की जो सीलिंग है वो प्रायोरिटी ऑफ T1 हाई प्रायोरिटी के इक्वल ही है। केस लेंगे, T2 लॉक्स R और यहाँ पे T2 R को लॉक करेगा, T2 प्रायोरिटी बिकम्स इक्वल टू T1, T2 की प्रायोरिटी T1 के बराबर हो गया। T1 कैन नॉट अननेसेसरली प्रीम्प्ट, अब T1 अननेसेसरली प्रीम्प्ट नहीं हो सकता। T2 फिनिश क्विकली, T2 सबसे पहले फिनिश करेगा, T1 देन एग्जीक्यूट, उसके बाद T1 एग्जीक्यूट होगा। प्रायोरिटी इन्वर्जन मिनिमाइज, यहाँ पे प्रायोरिटी इन्वर्जन बहुत कम हो जाता है। इसकी अगर फ्लो चार्ट की हम बात करें तो टास्क रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, टास्क रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, चेक रिसोर्स सीलिंग प्रायोरिटी, रिसोर्स सीलिंग प्रायोरिटी को चेक करेगा, रेज टास्क प्रायोरिटी टू सीलिंग, जो भी टास्क की प्रायोरिटी है उसको सीलिंग के बराबर कर देगा। एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, अब जो भी उसको शेयर्ड रिसोर्सेज है उसको शेयर्ड रिसोर्सेज मिल जाएगा, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा, रिसोर्स को छोड़ेगा और रिस्टोर ओरिजिनल प्रायोरिटी, जो उसकी बेसिक ओरिजिनल प्रायोरिटी है उसको वो रिस्टोर कर लेगा। लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे एसेस कंट्रोल इन मल्टीपल मॉड्यूल रिसोर्सेज। अब एसेस कंट्रोल देखते हैं हम मल्टीपल मॉड्यूल रिसोर्सेज में। व्हाट आर मल्टीपल मॉड्यूल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट हैव मोर देन वन आइडेंटिकल मॉड्यूल, रिसोर्सेज जिनके पास वो एक से ज़्यादा आइडेंटिकल मॉड्यूल हो या यूनिट, सच एज प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइवर्स, कम्युनिकेशन चैनल, सीपीयू कोर्स, उनको हम कहते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स। एसेस कंट्रोल मेथड्स, कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल मॉड्यूल रिसोर्सेज को एसेस करते हैं। सबसे पहला है लॉकिंग, टास्क लॉक वन और मोर यूनिट्स, एक या दो से ज़्यादा यूनिट्स को लॉक करता है टास्क। नो अदर टास्क कैन यूज दोज यूनिट्स फॉर एक्सक्लूसिव एसेस, किसी भी एक्सक्लूसिव एसेस के लिए नहीं यूज करते हैं। दूसरा है हमारा रिजर्वेशन, टास्क रिजर्व्स यूनिट इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में रिजर्व कर लेता है कि इसकी मुझे नीड पड़ेगी इन फ्यूचर। यूज इट लेटर विदाउट वेटिंग, बिना किसी वेट के वो आगे उसको यूज करेगा। यूजफुल फॉर पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम के लिए यूजफुल है। फ्लो चार्ट अगर बेसिक इनका देखें तो टास्क नीड रिसोर्सेज, टास्क को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। चेक अवेलेबल यूनिट्स, अवेलेबल यूनिट्स देखेगा, अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वेट करेगा, अगर प्रेजेंट है लॉक रिजर्व यूनिट, लॉक करेगा या फिर रिजर्व करेगा उस यूनिट को। यूज रिसोर्सेज और रिलीज यूनिट, उस यूनिट को यूज करेगा और रिसोर्स को छोड़ देगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। इशू टू कंसीडर, कुछ इशूज आते हैं जैसे कि एलोकेशन, विच टास्क गेट्स विच यूनिट, कौन सा टास्क कौन सा यूनिट उसको देना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन में एवॉइड साइमल्टेनियस एसेस, एक साथ एसेस को एवॉइड करता है।
डेडलाइन एवॉइडेंस प्रिवेंट सर्कुलर ऑर्बिटिंग, इन सब चीज़ों में एवॉइडेंस आता है ताकि डेडलॉक्स ना कर हो कि रिसोर्स एक लूप में ही, एक साइकिल के फॉर्म में ही चलते जा रहे हैं। प्रायोरिटी हैंडलिंग, डिसाइड सर्विस ऑर्डर, कौन से टास्क को कौन सा यूनिट कब देना है, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। लास्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोलिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू डाटा ऑब्जेक्ट्स। क्यों इन कॉन्करेंट एक्सेस डाटा ऑब्जेक्ट की क्यों नीड हमें पड़ी? व्हेन मल्टीपल टास्क असेस द सेम डाटा, जब मल्टीपल टास्क एक सेम डाटा को असेस करते हैं, डाटा करेक्शन में अगर डाटा का करेक्शन हो सकता है, सिस्टम में बिहेव इन करेक्टली, सिस्टम इनकरेक्टली बिहेव कर सकता है, सो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स, कुछ सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसको हम म्यूटेक्स भी कहते हैं। ओनली वन टास्क एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही टास्क दिया जाएगा। यूज लॉक्स मैकेनिज्म, जब वो उस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करेगा और वो सीलिंग की वैल्यू को एसेस करेगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वो अपने रिसोर्सेज को लॉक कर लेगा। फ्लो चार्ट अगर देखें, टास्क रिक्वेस्ट डाटा एक्वायर लॉक्स, अगर लॉक एक्वायर है तो एसेस करेगा डाटा को, उसके बाद रिलीज करेगा काम पूरा होने के बाद। अगर एक्वायर लॉक्स नहीं है, कोई और उसको ले रखा है उस रिसोर्स को, तो वो वेट करेगा वहाँ पे। दूसरा सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है सेमाफोर्स, अलाउ लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क, मेंटेन अ काउंटर, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 एसेस अलाउड, अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एसेस अलाउ है। इफ काउंट इज इक्वल टू 0 तो टास्क वेट्स। तीसरा है मॉनिटर्स, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, डाटा प्लस फंक्शन इनसाइड वन यूनिट, डाटा और उसका फंक्शन एक ही यूनिट के अंदर होगा। ऑटोमेटिकली इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ये इंश्योर करेगा। रीड राइट लॉक्स, मल्टीपल रीडर्स अलाउड, मल्टीपल रीडर्स अलाउड है इसमें। रीड राइट लॉक्स में ओनली वन राइटर अलाउड, एक ही राइटर एक ही बार में अलाउ है, लेकिन रीडर कई सारे अलाउ हैं। अगर इनका फ्लो चार्ट देखें तो टास्क रिक्वेस्ट एसेस, टास्क है रिक्वेस्ट करेगा एसेस को, इज इट रीड और राइट, रीड करना है या राइट करना है। अगर रीड करना है तो मल्टीपल रीडर प्रेजेंट है, अगर राइट करना है एक्सक्लूसिव एसेस, नो रीडर स्लैश राइटर, केवल एक ही लोग केवल राइट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हुआ जो कि रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर बेस्ड था। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक थे उनको बेसिक एकदम फ्लो चार्ट से और उनका बेसिक पॉइंट वाइज में डिफिनीशन जैसे हमें KTU एग्जाम में लिखना रहता है वैसे हम लिख दिए। इसका बेसिकली देखिए ऐसे बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो एक बेसिक अगर आपको व्यू मिल जाएगा तो आपको लिखने का अच्छे से तरीका मालूम है कि KTU एग्जाम्स में हमें काफ़ी अपनी कॉपीज़ कैसे फिल करनी रहती हैं, कैसे उसमें लिखना रहता है। अगर हमें एक बेसिक एक टॉपिक्स के बारे में पता है तो उनका फ्लो चार्ट बना के पेजेस कैसे भरने हैं आपको अच्छे से पता है, तो उससे कई ज़्यादा इसमें मैंने कंटेंट दे दिया है। बाकी मैं नोट्स का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। मिलते हैं एक नए यूनिट के साथ।